प्यारे स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं? सब बढ़िया होगा। तो चलिए आइए इसी बढ़िया वाले पूरे माहौल में हम आपके साथ एक पूरा पूरा वीडियो शेयर कर लेते हैं। उस वीडियो का नाम है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बीएससी फर्स्ट ईयर का पहला चैप्टर का पहला चैप्टर क्लास। यानी आज डील करेंगे हम लोग प्राचीन यानी क्लासिकल एटॉमिक मॉडल्स को और उसके हिस्ट्री को। तो चलिए आइए बढ़ते हैं अपने ऐसी मॉडल की तरफ। तो आप यदि पहली बार आए होंगे तो मेरा आपको सिलेबस मिस हो गया होगा, तो इसके लिए क्या करना होगा, आपका पहली बार के बाद दूसरी बार क्लासेस मिस ना हो, इसलिए हमारा यूट्यूब चैनल आपको सब्सक्राइब करके रखना होगा। ऑल बेल के नोटिफिकेशन को क्लिक कर देना होगा ताकि मेरा अपडेट आपको मिलता रहे। जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री के आने दिनों में फिजिक्स और मैथ के भी क्लासेस लगने वाले हैं। तो आपको क्या करना होगा, सब्सक्राइब एक जबरदस्त ठोक दो, जोर से ठोक दो उसको, ठीक। एंड इसी सीरीज में हमारे पास 4 अलग अलग कैटेगरीज आते हैं। इसमें हम आप लोग को एनसीईआरटी रिफर करते हैं, 11 12 का, 9 10 का, एंड बीएससी ऑल ईयर सब्जेक्ट मिल जाएंगे, एंड एमएससी मिल जाएंगे, एंड यूपीएससी आपका जूलॉजी मिल जाएगा। ये कहाँ मिलेगा, इसको खोजने के लिए क्रमबद्ध तरीके से जानने के लिए आपको विजिट करना होगा क्या, हमारा स्पेशल एप्लीकेशन जिसका नाम है वीएनआर क्लासेस द लर्निंग ऐप। वीएनआर क्लासेस द लर्निंग ऐप आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा बड़ा आसानी से, तो विजिट कर लीजिए। आपने प्ले स्टोर पे जाके वीएनआर क्लासेस सर्च कीजिए, सबसे ऊपर मिलेगा, डाउनलोड कर लो, 30 MB का है, ठीक। डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा मोबाइल नंबर ईमेल एड्रेस के साथ, और आपको स्टोर में जाके अलग अलग कोर्सेज मिल जाएंगे। तो चलिए ज्यादा लेट नहीं करते हुए, सूचना समाप्त हुआ, अब बात करते हैं मैटर पे। मैटर आपका आज है स्ट्रक्चर ऑफ ऑन एटम, यानी एक एटम की संरचना कैसे होती है उसके बारे में जानना बड़ा जरूरी है। तो चलिए आइए संरचना को भी देखेंगे, उसके पहले कुछ इतिहास देख लेते हैं। इतिहास में सबसे पहले हमारे पास कौन आते हैं, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे डोमेस्टिस की बात करते हैं। ये आए थे 460 से 37 ईसा पूर्व पहले, ठीक। इन्होंने ये कहा गए थे, ये ग्रीक फिलोसोफर थे, यानी ग्रीक के दर्शन शास्त्री हुआ करते थे, और इन्होंने फर्स्ट एटॉमिक मॉडल को प्रस्तुत किया था। इन्होंने बताया था कि जो मैटर होते हैं वो नॉन डिवाइडेबल होते हैं। कैसे होते हैं, मैटर जो होते हैं वो नॉन डिवाइडेबल होते हैं। मैटर को हम अलग अलग पार्ट में बांट नहीं सकते, बट दुनिया के जितने भी पदार्थ मिले हैं वो कहीं ना कहीं, कितने, दुनिया के जितने भी पदार्थ मिले हैं, बने हैं, वो एटम से ही मिलके बने हैं। कैसे, एटम से ही मिलके वो बने हैं। चलिए भैया, इनकी कहानी हो गई, ये मॉडल इनका है, ये प्रस्तुत इसी को किए थे, ठीक। ये इनका अच्छा सा खूबसूरत चेहरा है, इसको याद कर लीजिएगा, सपने में आएंगे, ठीक। अब बात करते हैं अपने स्पेशल सीरीज में। आज का मेरा मेन पॉइंट महर्षि कणाद है। इनके बारे में जानना उतना ही जरूरी है जितना हम मां सरस्वती को जानते हैं। प्राचीन समय में साइंस यदि पढ़ना होता था तो महर्षि कणाद, आर्यभट्ट, ऐसे नाम हमारे सामने आते थे, ठीक। तो महर्षि कणाद के बारे में जान लेते हैं कि आचार्य कणाद ने क्या दिया था। तो आचार्य कणाद को हम लोग कश्यप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आचार्य कश्यप का भी नाम दिया जाता है, इनको इस चीज ध्यान देना। तो ये कहाँ गए थे, ये आए थे 6 to 4 ईसा पूर्व पहले आए थे, ठीक। अब देखो अनक्लियर की बात कर रहा है कि क्लियर नहीं है, पहली बात कि क्लियर नहीं है, कोई खोजबे नहीं किया सही से, ठीक। आगे बात करते हैं रीजन। ये इंडियन फिलोसोफर थे, कौन थे, इंडियन फिलोसोफर थे। ये जब इंडियन फिलोसोफर थे, इनका एक स्कूल था, ये एक स्कूल का निर्माण किए थे जहां पे बच्चों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेटाफिजिक्स, एथिक्स, दर्शन शास्त्र ऐसे पॉइंट्स को पढ़ाया करते थे अपने अलग अलग महर्षि सहयोगियों के साथ, ठीक। अब देखो इनका मेन विषय कहाँ था, मेटाफिजिक्स को पढ़ाते थे, एथिक्स था और फिजिक्स था। ये 3 की कैटेगरीज थी, और फिजिक्स भी कह सकते हो कि इनका जो फिलोसफी है वो भी बेच रहा था, ठीक। अब बात करते हैं महर्षि कणाद को हम लोग कश्यप ऋषि के नाम से भी जानते हैं। ये एशियन इंडियन नेचुरल साइंटिस्ट एंड फिलोसोफर थे, ठीक। ये इंडिया के प्राचीन समय के सबसे डेवलप साइंटिस्ट कह सकते हो, सबसे बुद्धिजीवी साइंटिस्ट कह सकते हो इंडिया के। कौन, भाई साहब महर्षि कणाद थे, ठीक। इनको प्रणाम कर लो अभी से, कुछ तो पल्ले पड़ जाएगा, ठीक। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने स्पेशली यहाँ पे वैशिशिखा स्कूल का निर्माण किया था, ठीक। जहां पे इन्होंने क्या करते थे, ये स्पेशल इंडिया के जितने फिजिक्स थे एंड उस समय के जितने भी आपके एथिक्स हुआ करते थे, फिलोसफी हुआ करते थे, उसको वो पढ़ाया करते थे। एंड बात करेंगे इन्होंने, इनकी थ्योरी जो थी वो किस फॉर्म में आई, उस फॉर्म में आई। उन्होंने बोला क्या
कि दुनिया के जितने भी सबस्ट्रांस हैं, सारे के सारे सबस्ट्रांस, सारे के सारे वस्तु कहीं ना कहीं एक सूक्ष्म पदार्थ से मिलकर बने हैं। उस सूक्ष्म पदार्थ को एक नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? उसको बोला गया अणु। क्या बोला गया? उसको अणु का नाम दिया गया। बट स्टूडेंट आगे चल के यही अणु विदेश वाले चोरी करके इंडिया से ले गए और उसको नाम दे दिया इन्होंने एटम। क्या नाम दे दिया उन्होंने? एटम का नाम दिया। ये यदि आपको पढ़ना होगा कि अणु के बारे में क्या है, तो एक वैशेषिक दर्शन होता है। इसका इंडिका महर्षि कणाद या आचार्य कणाद का एक वैशेषिक दर्शन नाम की पुस्तक है, जहां संस्कृत में सारी चीज लिखे हुए हैं। आज हम जहां महामारी फैली है कि इंग्लिश पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो, लेकिन उस समय संस्कृत में भी जोर दिया गया था। आज दुनिया की सबसे अच्छी बुक महाभारत की बात करें हम भगवत गीता की बात करें, तो श्रीमद् भागवत गीता में क्या बताया गया है? श्रीमद् भागवत गीता पूरा संस्कृत में लिखा गया था। आज हिंदी वर्जन, इंग्लिश वर्जन, अलग अलग वर्जन आते हैं। दुनिया की सबसे अच्छी बुक आपको संस्कृत मिलेगी। संस्कृत सबसे सुपर स्पेशल कह सकते हो लैंग्वेज थी उस समय की, और आज भी है। थोड़ा पढ़ाया हमको नहीं जाता, इसलिए हम उसके बारे में नहीं जानते हैं। चलते भाई, तो इनके बारे में जानते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट भाई साहब हैं। नमस्ते कर लीजिएगा, हमारे गुरुदेव हैं। ठीक, आगे अब बात करते हैं एटॉमिक मॉडल्स की, कि आखिरकार लोगों ने बाद में क्या किया? बोला कि भैया साहब देख ले, एटम्स को पढ़ना हो तो हमारे बातों को मान लो। तो कुछ सालों तक कुछ बातों को माना गया, लेकिन कुछ बीच बीच में ऐसे लोग आए, बोलते थे कि तू भाई साहब गलत है, मेरी वाली थ्योरी पकड़, अब मेरी रख ले, उसके बाद तू पढ़ाना अपनी थ्योरी। ठीक, तो इसी सीरीज में आपको ये 5 बड़े बड़े साइंटिस्ट दिख रहे होंगे। नंबर फर्स्ट की बात करते हैं, आगे चल के इनका शक्ल देख लो, इनका एटॉमिक मॉडल देख लो, किसी से कोई मैच वैच नहीं कर रहा है। ठीक, तो चलते हैं नंबर फर्स्ट की बात कर लेते हैं। नंबर फर्स्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा नंबर फर्स्ट 1804। देखो कहीं कहीं 1804 भी बोलता है। कैसा बोलता है? 1804 भी बोलेगा, और कहीं कहीं क्या बोलता है? 1808 बोलता है। इसमें बड़ा डाउट है, हम तो भैया उस समय थे नहीं कि हम बताएंगे। कहीं खोजोगे तो 1804 देगा, कहीं 1808 देता है। तो चलते मान लेते हैं कि 1804 ही रहा होगा। चलते हैं, ठीक है। ठीक, कौन आए थे? जॉन डाल्टन आए थे। डाल्टन एटॉमिक मॉडल पहला एटॉमिक मॉडल था जो लिखित तौर पे हमको प्रस्तुत हुआ था। क्या? लिखित तौर पे हमारे सामने प्रस्तुत हुआ था, और इसी प्रस्तुति में उन्होंने इनको क्या बोला था? सॉलिड सुपर मॉडल का नाम दिया था। बोला था कि जितने भी एटम्स होते हैं वो सारे सारे कैसे होते हैं? सॉलिड होते हैं। ठीक, ये तो हमको मिल जाएगा। दूसरे नंबर पे क्या आया? 1904 में हमारे पास आया। दूसरे नंबर में कौन? हमारे पास जे थॉमसन आए। लगभग 100 साल बाद ये प्लूम प्लाउडिंग मॉडल को लेके आए, यानी तरबूज मॉडल के लेके आए। ठीक, उसके बाद 1911 में हमारे पास तीसरा सीरीज लेके आए। कौन? यहाँ पे रदरफोर्ड लेके आए, जिसको न्यूक्लियर मॉडल बोला गया। 1900 उसके बाद 13 में 2 साल बाद, क्या 2 साल बाद निल्स बोर अपना मॉडल लेके आया, जिसको प्लेनेटरी मॉडल बोला गया, अंतरिक्ष यानी सौर मंडल मॉडल बोला गया। एंड 1926 यानी 5वें नंबर पे, कैसे 1926 की बात करें, 1926 में 5वें नंबर पे हमारे पास साइंटिस्ट के लगा है श्रोडिंगर का मॉडल आया, जिसको हम लोग बोले इलेक्ट्रॉन क्लाउड मॉडल या क्वांटम मॉडल। ये 1926 से लेकर आज 2021, मतलब लगभग कह सकते हो कि 95 साल हो गया। ठीक, 95 ईयर से लेकर 95 ईयर आज तक इनका मॉडल कहीं ना कहीं विश्व भर में वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, पढ़ाया जाता है। ठीक, ये कब तक रहेगा? जब तक दूसरा मॉडल नहीं आ जाता। तो चलिए आइए भैया, इनका कुछ टेबल दिखा देते हैं आपको। ये एक टेबल ऐसा टेबल है जिसमें आपको पूरा इतिहास मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? इनका हिस्ट्री मिल जाएगा। एकदम जो चाहोगे वो ले लोगे। चलते हैं, इतिहास को थोड़ा तो पढ़ ही लेते हैं, हमारे लिए भी जरूरी है और आपके लिए भी जरूरी है। तो चलते हैं, देखो क्या बोल रहा है कि ये हिस्ट्री ऑफ द एटम, पहली बात कि एटम के इतिहास के बारे में है। उनकी यहाँ पे थ्योरीज की बात करेंगे, और उनके मॉडल्स, उनके सिद्धांत, उनके प्रारूप कौन कौन से थे, सबसे पहले इसको बात करेंगे। ठीक, अब देखो यहाँ पे चेंज ओवर द ईयर, हो सकता है कि यहाँ पे जितने भी मॉडल हैं उसके चेंज आपके ईयर दिखाई दे। ये देखो, सबसे पहले सॉलिड सुपर मॉडल आया था। कब आया था? ये आया था 1803 ईस्वी में। कब आया था? 1803 ईस्वी में आया था। जॉन डाल्टन ने इसको प्रस्तुत किया था। ये पूरा स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं, पूरा सॉलिड इन्होंने बताया था। ठीक,
ये पहले नंबर वाले साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या बताया था, जॉन डाल्टन ने बताया था। ये ग्रीक की साइंटिस्ट थे। कैसे थे, कहा के थे, ग्रीक साइंटिस्ट थे। इन्होंने एटम की खोज करते हुए बताया कि जो एटम्स होता है वो नॉन डिवाइडेबल होता है। क्या होता है, एटम्स नॉन डिवाइडेबल सूक्ष्म कण है। ठीक ठीक। उसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला क्या कि अलग अलग एलिमेंट्स के, अलग अलग पदार्थों के में अलग अलग एटम्स हो सकते हैं। इनका कहना भाई साहब यही था। तो आप स्क्रीनशॉट इसको पहले कर लो, फिर इसके बारे में हम आपको पूरा डिस्कस करें। पहले आप स्क्रीनशॉट एक कर लो। ठीक, एक तरह से स्क्रीनशॉट रख लो जिसको आप में नोटिस करने में बाद में आपको काम आ जाए। चलिए, आपका स्क्रीनशॉट हो गया होगा। ठीक, अब देखो सबसे अच्छा क्या था इनका, प्लेसेस की बात करें, सबसे अच्छा इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने बताया था कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, अदर एलिमेंट्स के एटम्स अलग अलग होंगे। ये इन्होंने बात किया था, वो आपको अच्छा लगा। ठीक, उसके बाद जैसे मान लो इन्होंने क्या बोला, जैसे मेरे पास ए है एंड कोई बी है। क्या है, कोई बी है। कैसा हो गया जी, देखो मेरे पास क्या है, इसको थोड़ा सा और थिकनेस कम कर दिया जाए। ठीक ठीक, ए है हमारे पास, क्या है, बी है। ये मान लो हाइड्रोजन है, ये मेरे पास क्लोरीन है। अब इसका जो एटॉम होगा, मतलब आज के तौर पे देखें तो इनमें एक न्यूक्लियस, एक इलेक्ट्रॉन है। इनमें कितना है, इनमें कहीं ना कहीं कितना होगा, 7 इलेक्ट्रॉन होगा। तो इनका कहना ठीक था कि अलग अलग एलिमेंट्स के जो एटम्स होंगे उनका जो कह सकते हो कि केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज होगा वो भी कैसा होगा, डिफरेंट डिफरेंट होगा। इन्होंने इसकी बात किया। और ये सबसे गलत क्या बोलते, इनका ड्रॉबैक क्या रहा, ड्रॉबैक यही रहा कि भाई साहब डाल्टन तुमको नहीं बोलना चाहिए था। ठीक, ये तो सब काम ठीक किए, एक काम बोल दिए कि ये नॉन डिवाइडेबल है, यानी इसके सब एटॉमिक पार्ट नहीं हो सकते। ठीक, ये सबसे बड़ा इनका ड्रॉबैक था। तो भाई साहब आप निकल लो, आपको हम लोग पढ़ लिए। आगे चलते हैं, यहाँ पे फ्लूडिंग मॉडल के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे जे थॉमसन आए, कब आए, 1904 में आए। इन्होंने डिस्कवरी किया किसकी, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किया। और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कब किया गया था पता है, ये इलेक्ट्रॉन शायद आया था 1887 के आसपास आया था, 1897 में। हम पढ़ेंगे आगे अभी। 1897 में इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किया और इनके लिए इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया। और इन्होंने बोला क्या कि हमारे जो एटम्स होते हैं, एटम्स में 2 पार्ट होते हैं। क्या होते हैं, एटम्स में 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट हमारा पॉजिटिव एरिया होता है। कैसा होता है, पॉजिटिव एरिया होता है। और दूसरा जो पार्ट होता है वो कैसा होता है, वो हमारा निगेटिव एरिया होता है। यानी एटम्स 2 सब एटॉमिक पार्ट से मिलकर बना होता है। यानी कौन कौन, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। इन्होंने सबसे अच्छा कर सकते हो कि अभी इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स बता दिया था कि जो हमारे एटम्स होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन भी पाए जाते हैं। लेकिन इन्होंने पूरा एक्सप्लेन नहीं कर पाया, इन्होंने न्यूक्लियस के बारे में नहीं बताया। इन्होंने ये नहीं बताया कि इनके अंदर न्यूक्लियस भी होता है जो आज के समय दिखाई देता है। तो मतलब सबसे अच्छा इनका क्या रहा कि इन्होंने बताया क्या, इलेक्ट्रॉन की खोज कर दी, इतना धन्यवाद आपका। लेकिन ये नहीं बता पाए कि ये आपके न्यूक्लियस में पाया जाएगा कि नहीं पाया जाएगा। उसके बाद कुछ सालों बाद हमारे पास कौन सा आ गए, यहाँ पे रदरफोर्ड आ गए। रदरफोर्ड ने क्या किया, रदरफोर्ड जो थ्योरी थी वो पॉजिटिव थ्योरी को लेके आई, पॉजिटिव चार्ज को लेके आई। अल्फा पार्टिकल्स की सीट इन्होंने क्या किया, इन्होंने गोल्ड एक्सपेरिमेंट किया। क्या, गोल्ड फिल एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, सोने की चादर वाली। इन्होंने न्यूक्लियस की खोज की, इसीलिए हम लोग इनको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मॉडल बोलते हैं। जब न्यूक्लियस की खोज हो गई तो इन्होंने बोला क्या, उसको न्यूक्लियर मॉडल बोला। और बोला कि लगभग लगभग जो एलिमेंट, जो हमारा एटम्स होता है, एटम्स का ज्यादातर जगह जो होता है वो पूरी तरीके से कैसा होता है, खाली चार्ज होता है। और उसी जगह खाली के बीच में हमारा क्या होता है, पॉजिटिव, क्या होती है, पॉजिटिव चार्ज होता है। यहां देखो पॉजिटिव चार्ज होता है। इसके बारे में उन्होंने बताया कि हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है। कहां पे, उसके यहाँ पे कंसंट्रेशन के फॉर्म में, वो भी हाइयर कंसंट्रेशन के फॉर्म में। सबसे अच्छा क्या रहा, इन्होंने क्या बताया, इन्होंने रिसॉल्व कर दिया क्या कि इनके प्रोटॉन्स भी होते हैं, यानी पॉजिटिव चार्ज भी होता है। कहां पे, किसी भी एटम्स के न्यूक्लियस में। लेकिन आगे इनका एक्सप्लेन कर नहीं पाए, इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कंडीशंस को एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाया।
इन्होंने ये नहीं बता पाए कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ रहेगा, क्योंकि इन्होंने प्रोटॉन्स के बारे में बता दिया कि जो प्रोटॉन्स होगा वो पॉजिटिव चार्ज होगा, वो भी न्यूक्लियस में होगा, हायर कंसंट्रेशन होगा और बाकी जगह खाली होगा। लेकिन भाई साहब ये नहीं बताया कि इलेक्ट्रॉन गया कहाँ। जो ये भाई साहब बताए थे कि इलेक्ट्रॉन होगा, लेकिन इन्होंने इलेक्ट्रॉन के बारे में कोई ज्यादा टिप्पणी नहीं किया। तो आगे चल के हमारे पास प्लेनेटरी मॉडल आया। इस मॉडल को अंतरिक्ष मॉडल बोलते हैं। निल्स बोर का जो मॉडल था काफी ज्यादा अच्छा था। इन्होंने क्या किया, इन्होंने स्पेशल बोर मॉडिफिकेशन, क्या इनका बोर मॉडिफिकेशन आया किसके फॉर्म में, जो रदरफोर्ड का मॉडल था, रदरफोर्ड के मॉडल को उन्होंने क्या किया, इनको क्लासिफाई किया, फिर से उन्होंने देखा, मॉडिफिकेशन किया, संशोधित किया। संशोधित करने के बाद उन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसी तरीके से घूमते हैं जैसे सूर्य के चारों तरफ हमारे ग्रह घूमते हैं। यानी जो सूर्य होता है, सूर्य के चारों तरफ सन के अराउंड में आप देखोगे कि अलग अलग प्लेनेट घूम रहे होते हैं, वैसे ही हमारे बीच में सूर्य जैसा क्या हो जाएगा, ये मान लो कि ये क्या हो गया, ये हमारे पास इसका सन हो गया, और ये जो है ये सारे के सारे क्या हैं, अलग अलग प्लेनेट हैं जो एक निश्चित दूरी पे क्रमशः घूम रहे हैं। ठीक, तो आप देखोगे, ये देखो इसका पॉजिटिव एरिया रहा। पॉजिटिव एरिया में उन्होंने क्या किया, इन्होंने स्टेबल ऑर्बिटल के, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल के फॉर्म बता दिया कि सबसे पहले इन्होंने बताया कि जो एलिमेंट किसी भी एटम्स के अंदर क्या होगा, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिटल्स होते हैं। एंड इन्होंने यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे इमिशन एंड कैसे, तो इमिशन की बात किया इन्होंने, इमिशन स्पेक्ट्रा की बात कर दिया कि इन्होंने एक्सप्लेन किया कि जब क्या होगा, जब एक इलेक्ट्रॉन अब बाहर की ओर आएगा तो क्या करेगा, कहीं ना कहीं स्पेक्ट्रा को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, और जब ये अंदर यहां से इधर की ओर आएंगे, बाहर से अंदर की ओर इलेक्ट्रॉन जाएगा तो क्या करेगा, ये स्पेक्ट्रा को उत्सर्जित करेगा, यानी ये क्या करेगा, उसको बाहर की ओर देगा। ठीक, अब बात करते हैं क्या नहीं बता पाए, इन्होंने ये नहीं बता पाया कि जो इलेक्ट्रॉन थे वो कैसे घूमेगा, इसका एनर्जी लेवल कैसे होगा, ये न्यूक्लियस से कैसे अटैच होगा, ये सारी 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 कहानी आती है किसमें, हमारे निल्स बोर के प्लेनेटरी मॉडल के अंतर्गत। ये 1913 में अपनी थ्योरी को प्रपोज किया था। इतना भी पेट नहीं भरा, हमारे पास नए साइंटिस्ट आ गए। क्या नए साइंटिस्ट आ गए 1926 में। ठीक, कौन आ गए, यहाँ पे श्रोडिंगर आ गए। श्रोडिंगर का जो मॉडल था, यहाँ पे हमको बताया गया क्वांटम मॉडल। सबसे स्पेशल श्रोडिंगर ने स्टार्टेड किया कहां से, इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट मूव एंड सेट पाथ अराउंड द न्यूक्लियस। यानी उन्होंने क्या बोला कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो मूव नहीं करता न्यूक्लियस के चारों तरफ। ध्यान देना, इन्होंने क्या बोला कि जो इलेक्ट्रॉन होगा वो चारों तरफ मूव नहीं करेगा, वो कहां पाया जाएगा, वो 3 डायमेंशनल एरिया में पाया जाएगा। 3 डायमेंशनल एरिया में पाया जाएगा। साफ साफ इनका कहना था कि किसी भी एटम्स के केवल 2 ही क्षेत्र होते हैं, एक निगेटिव क्षेत्र होता है, एक पॉजिटिव क्षेत्र होता है। निगेटिव क्षेत्र जो होते हैं कुल मिलाकर ये 3 डायमेंशनल होता है, 3D होता है। ठीक, इन्होंने क्या बोला कि 3D स्ट्रक्चर्स के अंतर्गत देखा जाए तो ये बताया गया कि एटम्स के 2 पार्ट्स होंगे, एक पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज पार्ट होगा, और एक निगेटिव चार्ज होगा। जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो सेंटर में पाया जाएगा। ठीक, कहां पाया जाएगा, देखो ध्यान से, इन्होंने क्या बोला कि इन्होंने ऐसे बोला, सॉरी, ठीक, इन्होंने सिंपल तरीके से देखे। ठीक, इन्होंने क्या बोला इसको, ठीक, इन्होंने बोला कि हमारे पास यदि ऐसे 3 डायमेंशनल रीजन है तो यहाँ पे पूरा पूरा न्यूक्लियस होगा, कंसंट्रेटेड न्यूक्लियस पाया जाएगा, जिसको नाम दिया जाएगा क्या, जिसको बोला जाएगा कि ये क्या है, ये पॉजिटिव एरिया है। और जो इलेक्ट्रॉन होगा वो 3 डायमेंशनल एरिया के, कैसे होगा, वहां पे इलेक्ट्रॉन जो होगा वो 3 डायमेंशनल एरिया के क्लाउड में पाया जाएगा। कहां पाया जाएगा, क्लाउड में पाया जाएगा। इस चीज को ध्यान देना। और ये इलेक्ट्रॉन वहीं पाए जाएंगे जहां पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे अधिक होगी, वहां इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, और उसको हम लोग ऑर्बिटल्स का नाम देते हैं। यानी ऑर्बिटल्स वर्ड कहीं ना कहीं हमारे पास श्रोडिंगर के मॉडल से ही निकल के आता है। ठीक, और वहां पे हम लोग श्रोडिंगर के मॉडल से ही स्पेशली पता कर सकते हैं कि कौन सा इलेक्ट्रॉन किस एक्सिस में घूम रहा है, यानी कौन सा इलेक्ट्रॉन किस एलिमेंट का, कौन सी एटम का इलेक्ट्रॉन कहां पे स्टेबल है। ये पूरी पूरी जानकारी क्या बताई, ये बताई कौन, हमारे श्रोडिंगर ने बताया।
आपको बता दूं कि अभी आप देख पा रहे होंगे कि ये जो आपको मॉडल दिखाई दे रहा है, क्या ये जो मॉडल दिखाई दे रहा है पूरा, आप देख पा रहे हैं पूरा क्लाउड मॉडल है। कैसा है? पूरा पूरा क्लाउड मॉडल है। इस क्लाउड मॉडल में आप देखो कि बीच में क्या है, न्यूक्लियस है, और इसके चारों तरफ क्या है आपका, ये पूरा पूरा क्लाउड है। इसी क्लाउड में क्या, इसी क्लाउड में आपको कहा क्या मिलेगा स्टूडेंट, इसी क्लाउड में पूरा पूरा आपका इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित होगा। ठीक, इलेक्ट्रॉन्स का पर्टिकुलर कोई यहाँ पे सर्कुलर पथ नहीं होता, यानी सर्कुलर पथ को भी इन्होंने काट के हटा दिया। ठीक, तो आगे चलते हैं, इनको बारी बारी से पढ़ लेते हैं, इनका शक्ल भी देख लेते हैं ठीक ठाक। ठीक, देखो जॉन डाल्टन, इनका जिंदगी इतना के बीच इतना रहा। ठीक, कहां से कहां रहा है आप देख पा रहे होंगे। ठीक, तो चलो जॉन डाल्टन की बात करेंगे, 1766 से 1844 का। ये भाई साहब जॉन डाल्टन है, एंड इन्होंने अपना मॉडल दिया था पहला, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉलिड सपर मॉडल के नाम देते हैं। नंबर फर्स्ट उन्होंने क्या बोला कि मैटर इज मेड ऑफ स्मॉलर इनडिवाइडेबल एटम्स, यानी जो मैटर बनते हैं वो इनडिवाइडेबल पार्ट से बनते हैं। आगे बात किया गया दूसरे फॉर्म में, इन्होंने क्या बोला कि एटम्स कैन बी, यहाँ कैन बी सब डिवाइड क्रिएट टू डिस्ट्रॉय। इनका मतलब था क्या कि बिना नष्ट के किए हुए हम इनको अलग अलग पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते। आगे तीसरे पार्ट में क्या था कि एटम ऑफ द सेम एलिमेंट्स हैव द सेम प्रॉपर्टीज, यानी सेम एलिमेंट जो एटम्स होते हैं सेम प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करता है। ये बात तो इनका सही था। ठीक, आगे बोलते हैं एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी, ये भी बात इनका सही था। ठीक, कि जो अलग अलग एटम्स होंगे, अलग अलग एलिमेंट्स के जो एटम्स होंगे उनका अलग अलग नेचर होगा। ठीक, आगे बोला क्या कि एटम्स डिफरेंट एलिमेंट कैन बी फॉर्म कंपाउंड, यानी अलग अलग जो यहाँ पे कैन फॉर्म कंपाउंड, यानी अलग अलग जो कंपाउंड्स होंगे उनका फॉर्मेशन भी एटम से आसानी से किया जा सकता है। आगे बात करेंगे हमारे साथ भाई साहब कौन से हैं यहाँ पे थॉमसन, जे थॉमसन 1856 से 1940, ये इनका अच्छा सा फिगर है, ये इनका मॉडल है। तो चलिए ये देखते हैं क्या कहता है। नंबर फर्स्ट कहता है कि ऑन एटम इलेक्ट्रोली न्यूट्रल, यानी इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में देखें तो जो हमारा एटम्स होता है पूरी तरह से न्यूट्रल होता है। इट हैज नो चार्ज, यानी इनमें कोई चार्ज नहीं होता। क्यों नहीं चार्ज होता है, इनमें क्या बताया था कि जिस तरह तरबूज होता है कटा हुआ, जिस तरह हमारा तरबूज कटा हुआ होता है, ठीक उसी तरह हमारा एटॉमिक मॉडल भी होता है। उसमें क्या होता है, उसमें जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं पूरे एरिया में बिखरे हुए होते हैं, और जो निगेटिव चार्ज होते हैं वो बीच में बीज की तरह, सीड की तरह क्या है, इन्होंने इसको सीड बोला कि ये सीड्स की तरह क्या है, पूरे पूरे तरबूज में फैले होते हैं। ऐसा इन्होंने अपने पूरे सिद्धांत में बताया। ठीक, आगे बढ़ते हैं दूसरे फॉर्म में। यहाँ पे रदरफोर्ड ने क्या बताया, इनको नोबेल प्राइज, यहाँ पे इनका कौन सा मॉडल था, इनका मॉडल था न्यूक्लियर मॉडल। ये 1871 से 1937 तक जीवित रहे, इसके बारे में बता दिया, बट एक बार आप शॉर्ट में देख लो। ये इनका मॉडल एरिया है। ठीक, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि एटम्स आर मोस्टली एम्प्टी स्पेस। सही बात है कि एटम्स के बीच जो खाली जगह बहुत ज्यादा था, आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक, उसके बाद क्या बोला कि मोस्ट ऑफ द मास इज कन्वर्टेड इनटू द सेंटर ऑफ एटम। सही बात है, इनका जो ज्यादा मास होता है वो कहां पाया जाएगा, इस सेंटर में पाया जाएगा। कहां पाया जाएगा, ये सेंटर में पाया जाएगा, इसीलिए इनको क्या बोला गया, न्यूक्लियस बोला गया। आगे बात करते हैं दिस, हाँ चलो ठीक है। ठीक, आगे चल के इन्होंने क्या बोला कि पॉजिटिव चार्ज कोर कॉल्ड न्यूक्लियस, यानी जो पॉजिटिव चार्ज होंगे वो न्यूक्लियस में ही पाए जाएंगे। आगे बोलता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे आर लोकेटेड आउटसाइड ऑफ न्यूक्लियस, जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कहां पाए जाएंगे, आउटसाइड ऑफ न्यूक्लियस पाए जाएंगे। भाई साहब तुमने तो बता दिया कि ये जो हमारा न्यूक्लियस होगा वो आउटसाइड होगा। क्या होगा, ऐसे इनका एक एटम्स होगा, और इनमें ये क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज होगा। क्या होगा, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज होगा, और इस पॉजिटिव चार्ज के बाद जो इलेक्ट्रॉन होगा वो कहां पाया जाएगा, इसको चारों तरफ पाया जाएगा। वो भी कैसे, वो भी कहां पाया जाएगा, किस पथ में पाया जाएगा, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दिया था, बता दिया गया ताकि जो मास होगा वो सेंटर में होगा, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूम रहा होगा। ठीक, घूमने पाया जाएगा। ठीक, अगले फॉर्म में हमारे पास यदि नई थ्योरी देखे, ये हमारा नया पुराना मॉडल था और ये नया था, दोनों में अंतर आपको दिखाई दे रहा होगा। इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने बोला था कि जो एटम्स होगा क्या होता है, जो एटम्स होगा वो कहां होगा, जो एटम्स होगा वो हमारा कहां पाया जाएगा, एटम्स में
जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो बीच बीच में पाए जाएंगे, लेकिन इनमें क्या बोला गया, जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो किनारे किनारे पाए जाएंगे। इनमें बोला गया कि जो पॉजिटिव एरिया होंगे वो कहाँ होंगे, पूरा भरे पड़े होंगे, लेकिन इनमें क्या बोला गया कि जो पॉजिटिव एरिया होंगे वो कहाँ होगा, सेंटर में होगा। इसके बारे में उन्होंने क्या बताया था। ठीक, आप दोनों में डिफरेंस देख सकते हैं। आगे बात करते हैं, हमारे पास आ जाते हैं हमारे निल्स बोर। क्या आते हैं हमारे पास, हमारे निल्स बोर आ जाते हैं। तो चलिए निल्स बोर को देखते हैं। ये 1885 से 1962 तक जीवित रहे। ठीक, ये प्लेनेटरी मॉडल को लेके आए थे, यानी ये सौरमंडल मॉडल लेके आए थे। इन्होंने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट द न्यूक्लियस इन ऑर्बिट्स दैट हैव स्पेसिफिक साइज एंड एनर्जी। सही बात है। इन्होंने क्या बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो ऑर्बिट में घूमेंगे, कहां पे, जो न्यूक्लियस का ऑर्बिट होगा वहां पे घूमेंगे, स्पेशली अपने साइज के साथ और अपने एनर्जी के साथ। आप एकदम सही थे। ठीक, आगे बात करते हैं नंबर 2। बोला कि द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट इज रिलीज टू इट्स साइज द लोवेस्ट एनर्जी फाउंड इन द स्मॉलेस्ट ऑर्बिटल। मतलब इनका ये चीज देखे कि जब से जो छोटा साइज होगा उनमें सबसे छोटा एनर्जी होगा। मतलब इसके बेसिस पे देखिए कि जो साइज होगी यानी न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस का जो फर्स्ट सेल होगा, फर्स्ट सेल में सबसे कम हमारा इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। और इनकी किस इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, इनकी साइज क्या होगी, सबसे छोटी होगी, इसीलिए इनकी एनर्जी भी क्या होगी, वो छोटी होगी। फिर इनका एनर्जी बड़ा होगा, फिर इनका बड़ा होगा। इस बारे में इन्होंने ही 2, 8, 18, 18, 32, 32 का रूल देके गए थे। कौन? निल्स बोर। ठीक, आगे उन्होंने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन रिसाइड इन ऑर्बिटल्स, दे मूव बिटवीन इट्स सेल्स विल गोइंग लूजिंग एनर्जी। चलो ठीक है। इन्होंने क्या बोला था कि जब कोई, इनका मतलब था ये हमारा न्यूक्लियस है, ये हमारे ऑर्बिटल्स है, जब कोई हाईएस्ट साइज वाले ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ जाएगा, इस ऑर्बिटल की तरफ जाएगा, यानी इसको हम क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं, इनको हम 2 मान लेते हैं कि 1 से 2 की तरफ जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो क्या करेगा, एनर्जी को बाहर की ओर लूज करेगा। ठीक, बाहर की ओर क्या करेगा, देगा। ठीक, इस चीज को ध्यान देना। और ये अब इधर देगा तो क्या करेगा, एनर्जी को बाहर की ओर उत्सर्जित करेगा। आगे बात करते हैं कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको हम फर्दर, जो एलिमेंट्स होंगे उनको हम क्या कर सकते हैं कि एलिमेंट्स में जो हमारे एटम्स होंगे हम उनको प्रॉपर तरीके से बंटवारा कर सकते हैं। और जो इनका न्यूक्लियर होता है वो कैसा होता है, क्लोज होता है। इसके बारे में उन्होंने बताया था। आगे बात करते हैं श्रोडिंगर को। श्रोडिंगर 1926 में अपनी थ्योरी लेके आए थे और इनको क्वांटम मैकेनिज्म मॉडल के नाम से जाना गया। क्या बोला गया, क्वांटम मैकेनिज्म मॉडल या फिर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिज्म मॉडल के नाम से बोला गया। इन्होंने क्या बोला, नंबर फर्स्ट में बोला कि इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन ऑर्बिटल। मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ऑर्बिटल में कहीं घूमते घूमते नहीं है, उनका जगह जैसा होता है फिक्स होता है। तो भैया साहब आप एकदम सही थे अब तक। आगे क्या बोला गया, दूसरे में इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट इन स्पेसिफिक एनर्जी लेवल आल्सो क्लाउड। यानी जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इस बादल को आप देख पा रहे होंगे, इस बादल में इलेक्ट्रॉन कहीं भी पाया जाएगा, उसकी स्पेशल एनर्जी होगी और वहां पे वो देखने के लिए मिल जाएगा। और आगे अगले नंबर की बात कर रहा है। ठीक, अगले नंबर के देखो, अगले नंबर में कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड इज द रीजन ऑफ निगेटिव चार्ज। यानी जो इलेक्ट्रॉन्स के रीजन्स होंगे वो कैसे होंगे, ये वाले जो होंगे वो कैसे होंगे, निगेटिव चार्ज वाले होंगे। कैसे होंगे स्टूडेंट, निगेटिव चार्ज वाले ये पूरे पाए जाएंगे। और अगले फॉर्म में कह रहा है कि यहां पे विच सराउंडेड, क्या सराउंड्स द न्यूक्लियस, यानी जो नेगेटिव क्षेत्र पाया जाएगा वो न्यूक्लियस के चारों तरफ पाया जाएगा। यानी ये जो चारों एरिया होगा, इधर क्या होगा हमारा, सॉरी ये हमारा पॉजिटिव चार्ज होगा और ये जो पाया जा रहा है ये कौन सा होगा, वो नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक, आगे बोलता है ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल होता है द रीजन विथ ए हायर प्रोबेबिलिटी कंटेनिंग, क्या, कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन। यानी ऑर्बिटल्स किसको बोलेंगे, उसी को बोलेंगे जहां पे हायर इलेक्ट्रॉनों को पाए जाने की संभावना सबसे अधिक होगी, हम उन्हें ऑर्बिटल बोलेंगे। यानी सिंपल तरीके से देखा जाए तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है फिगर में, ये जो आपको फिगर में दिखाई दे रहा है क्या है, हमारा स्पेशली ऑर्बिट है। क्या है, ऑर्बिटल है। ठीक, इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। ठीक, अब बात करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर्स की। तो अब देखो हमने डील किया अब तक पूरा एटॉमिक मॉडल।
अब इसी एटॉमिक मॉडल के बाद हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड न्यूक्लियस की बात करेंगे कि उसकी स्पेशल डिस्कवरी कौन कौन किए थे एंड उसकी स्पेशल कौन कौन से कह सकते हो कि कैरेक्टर्स होते हैं, सबके बारे में, वो भी नेक्स्ट क्लास में। ये बड़ा हो जाएगा, ठीक। जब हमारा पूरा नेक्स्ट क्लास में हम उसके फंडामेंटल पार्टिकल्स की डिस्कवरी कर लेंगे, ठीक, उसके बारे में जान लेंगे, फिर हम लोग चलेंगे डी ब्रॉगली बेबी क्वेश्चंस के पास। हम लोग देखेंगे मैटर ऑफ वेव एंड बाकी जितने भी सेगमेंट्स हैं उनको हम लोग अगले क्लास में डील करेंगे। तब तक के लिए आप सभी से विदा लेते हैं। जय हिंद।